Hello students, hope you all will be fine. Today in this video we are going to continue our chapter 1 electric charges and fields। और आज हम केस डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हों, मींस वी हैव अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो उन पॉइंट चार्जेस की वजह से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि कूलम्स लॉ तो सिर्फ दो चार्जेस के लिए या एक सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे हम, पर अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो हमें वहां पे एडिशनली एक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट्स टेक द केस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। एज यू सी इन द डायग्राम, आई हैव n चार्जेस हियर, q1 located with position vector r1, q2 located with position vector r2, and so on, q3, q4, q4 situated with position vector r3, r4, r5 and so on। और लास्ट चार्ज जो है मेरा, दैट इज qnth चार्ज, ये कितने पोजीशन वेक्टर पे, किस पोजीशन वेक्टर पे लोकेटेड है? rn पोजीशन वेक्टर पे। और इन सब की वजह से हमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वन बाय वन केस लेके चलेंगे। यहां पे हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए लास्ट लेक्चर में हमने किया था, फॉर ए पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज k टाइम्स द चार्ज इटसेल्फ डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। कहां से? जहां पे चार्ज पड़ा है, इनटू डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूला को इंडिविजुअल चार्ज पे अप्लाई करके सबकी इक्वेशन लिख दो। सबसे पहले मैं यहां पे E1 की इक्वेशन लिखता हूं, मतलब फर्स्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो अगर मुझे इस Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहां पे क्या रख लेना चाहिए? एक टेस्ट चार्ज रख लेना चाहिए। ठीक है, टेस्ट चार्ज से फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स को Q0 से ही डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। वी नो ऑल दिस। तो मैं डायरेक्टली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखता हूं, K टाइम्स Q1 बाय, ये डिस्टेंस लेना है Q1 से Q0 का, Q1 से Q0 का। तो मैं इसको R10 लिख देता हूं स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? उसी मैनर में, तो इसको R10 कैप लिख देता हूं। बहुत सिंपल है। इसी तरह से बेटा यू हेल्प मी आउट टू राइट E2। अगर मैं आपसे E2 लिखने के लिए कहूं तो आप कैसे लिखोगे? K टाइम्स द सेकेंड चार्ज कितना है? Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? चार्ज से लेके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, Q2 से Q0 का। Q2 से Q0 का डिस्टेंस मैं R20 बोल के चलता हूं, और ये इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और यहां पे 20 कैप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 20 कैप की ही डायरेक्शन में होगा, इसी मैनर में होगा, तो उधर ही हमने एक यूनिट वेक्टर सपोज कर लिया। इसी तरह से बेटा मैं E3 लिखूंगा, E4, E5 एंड सो ऑन। लास्ट पे किसका लिखूंगा? nth चार्ज का। तो जरा वो भी लिखने में हेल्प कर दो। अगर nth चार्ज का लिखा जाए तो कितना आएगा? K टाइम्स nth चार्ज डिवाइडेड बाय nth चार्ज का डिस्टेंस किससे? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। तो Qn से Q0 का डिस्टेंस यहां पे कितना हो गया? Rn0 स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया? Rn0 कैप। अभी आपने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड आउट कर लिए हैं सभी की वजह से। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा इसे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हिच सेज दैट कि जो टोटल अमाउंट है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, वो इंडिविजुअल अमाउंट्स के वेक्टर सम के बराबर होती है। तो मुझे यहां पे सभी का क्या कर देना चाहिए? वेक्टर सम कर देना चाहिए। अभी यहां पे E1, E2 एंड सो ऑन, En सबकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो कॉमन फैक्टर पहले ही देख लो, K इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में होगा, तो K कॉमन आउट। पहली टर्म E1 के लिए क्या बचेगा? सिर्फ Q1 बाय R10 स्क्वायर इंटू R10 कैप। इसी तरह से सेकेंड टर्म से क्या बचेगा? Q2 बाय R20 स्क्वायर
r2 नॉट क्या एंड सो ऑन, इसको आगे चलाते जाएंगे तो एट लास्ट हमारे पास क्या आएगा, qn बाई आर एन नॉट स्क्वायर इंटू आर एन नॉट क्या। अब ये इस लंबी सी इक्वेशन को छोटा करने का तरीका क्या है, समेशन हम जानते हैं, मैथमेटिकल समेशन यूज कर लेंगे हम यहां पे। मैं यहां पे क्या करता हूं, 1 1 1 2 2 2 n n n, इसको रिप्लेस कर देता हूं किसके साथ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं i के साथ, स्मॉल i बाय r स्मॉल i नॉट इंटू r i नॉट क्या, यहां पे स्क्वायर भी है इसका, और i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो पहली टर्म के लिए i की वैल्यू क्या थी 1, दूसरी टर्म के लिए i की वैल्यू क्या थी 2, लास्ट टर्म के लिए i की वैल्यू क्या है n, तो i की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई 1 से लेके n तक। सिंपल एक्सप्रेशन ये बन गया। अच्छा अभी हमें पता है कि r क्या है, r नॉट क्या है, यूनिट वेक्टर है। कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमें पता है कि वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड को दो तरीकों से लिख लेते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं सिंपली ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे यहां पे यूटिलाइज करूंगा, आई राइट इट k टाइम्स समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ओके, qi वैसे ही रहेगा बाय r i नॉट वैसे ही। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस r i o कैप की यहां पे वैल्यू भरूं तो क्या लिखूंगा, r i o वेक्टर और नीचे आएगा r i o का मैग्नीट्यूड, यानी कि सिंपली r i o का स्क्वायर ऑलरेडी था, एक टर्म r i o डिनोमिनेटर से और आ जाएगी, तो यहां क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और यहां पे r i o क्या बन जाएगा, वेक्टर। तो यहां तक एक पार्ट खत्म हो जाता है इसका। अभी इफ आई विश टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि अगर आप मेरी डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में कहीं भी आपको r1o कैप, r2o कैप, r3o कैप, rno कैप, rio कैप कहीं भी नजर नहीं आएगा, राइट। ये तो हमने अज्यूम कर लिए थे अपनी तरफ से, हमें गिवन क्या थे, ये r1 r2 r0 rn ये सब गिवन थे, ठीक है। या फिर अगर ये लास्ट चार्ज है ith तो ri, तो उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें। आई वॉन्ट यू वेरी केयरफुली, आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस ट्राइंगल ओनली, दिस ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय फिंगर o p and the third point at which qn is situated, let's say it is qi, it doesn't matter। तो यहां से आपका ऊपर को कौन सा जा रहा है वेक्टर, आपका ऊपर को जा रहा है rio, if this would have been last charge ith charge according to that summation, तो यहां पे आपका क्या जा रहा था, rio वेक्टर जा रहा था ना ऊपर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जरा इस ट्राइंगल पे वेक्टर लॉ लगाना, ट्राइंगल वाला क्या बनता है, अगर मैं यहां पे लगाऊं, दैट कम्स आउट टू बी, पे अटेंशन, देखो ये आई कॉल इट ri लास्ट वेक्टर, ठीक है तो ये वैसे n, पर n को हमने किसके बराबर रखा है, यहाँ पे i पे, तो ri वेक्टर प्लस rio वेक्टर इज इक्वल टू ये थर्ड वेक्टर दैट इज ro वेक्टर। याद है ना ट्रायंगल लॉ, सम ऑफ टू साइड्स व्हिच रिप्रेजेंट द लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स मतलब एक ही हैंड दूसरे के टेल के साथ, थर्ड अपोजिट ऑर्डर वेक्टर के बराबर होती है। तो यहां से बेटा बड़ी चालाकी से rio वेक्टर की वैल्यू निकाल ली हमने, ro माइनस ri। अगर इसी का मैं मैग्नीट्यूड कर दूं rio वेक्टर का, वो क्या होता है, सिंपली rio, वो किसके बराबर आएगा, इनके मैग्नीट्यूड के। तो अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा भी याद है ना, तो ये आर्टिकल्स आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाले। अब आपके पास वैल्यू आ गई, एक तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ये वाली, तो ये फाइनली ये जो हमारा रिजल्ट है ये कैसे रिड्यूस होगा, इसको मैं कहां लिखता हूं, इसको मैं टॉप पे लिख देता हूं सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके। कैसे लिखने वाला हूं इसको, देखो E इज इक्वल टू दिस तो ऑलरेडी आ गया था, अब ये सारी सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद E इज इक्वल टू k टाइम्स समेशन
I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। लास्ट चार्ज हमने क्या सपोज किया था, Qn सपोज किया था, पर अभी n को भी I पुट कर चुके हैं जर्नलाइज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे n को I से रिप्लेस कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डोंट बॉदर अबाउट इट कि सर ने ये क्या कर दिया, यहाँ पे n को I से रिप्लेस कर दिया। अल्टीमेटली I n को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Qi बाय डिनोमिनेटर में क्या था, Ri नॉट, ओ बोल दो नॉट बोल दो, मैग्नीट्यूड था ना इसका, ये Ri किसके बराबर है, इस चीज के, तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, Ro माइनस Ri। पर आपको ये बात यहाँ पे देखनी है कि इसका क्या था, क्यूब था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और साथ में ऊपर क्या है, RIO वेक्टर, तो RIO वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, RO माइनस RI। तो ये देखो जो हमें चीजें गिवन थी बिल्कुल उसकी फॉर्म में हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे रिजल्ट बना लिया। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बोर्ड में कई बार पूछी जाती है, ताकि ये चेक हो सके कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में नॉलेज है या नहीं, या आपको बेसिक वेक्टर अलजेब्रा की नॉलेज है या नहीं। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसके एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो कि इस टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगी कि जब कोई वेक्टर चीजें आती हैं, जिस पॉइंट पे एक से ज्यादा आ जाती हैं, वहां पे हम वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प लेके सब चीजें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो लेट्स डू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल माने जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड 0.1 मीटर है। कितनी, 0.1 मीटर। और उसके बेस के दोनों एजेस पे, उस ट्राइंगल के बेस के दोनों एजेस पे चार्जेस पड़े हैं 10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम और +10⁻⁻8 कूलम। एक डायग्राम बनाता हूं, आसानी से समझ आएगा। क्या सिचुएशन है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट, जिसकी हर एक साइड कितनी है हमारे पास, 0.1 मीटर, राइट। ये भी 0.1 है। इस पॉइंट पे चार्ज पड़ा है, इस पॉइंट पे चार्ज पड़ा है। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, इस पॉइंट पे चार्ज है हमारे लिए +10⁻⁻8 कूलम, मतलब पॉजिटिव 10⁻⁻8 कूलम, नेगेटिव 10⁻⁻8 कूलम। ये दो चार्जेस पड़े हैं। अभी करना क्या है, ये डिस्टेंस भी टोटल 0.1 है। करना क्या है कि ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, कौन कौन से, दिस पॉइंट इज, दे हैव नॉट गिवन, इनको पॉइंट्स नहीं बोला है। इन दोनों चार्जेस की वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से, एक तो इस मिडल पॉइंट पे, ये दिस पॉइंट इज, ए पॉइंट इज एट द मिड ऑफ दीज चार्जेस, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। अच्छा, फिर हमें पता करना है कि अगर ये वाले चार्ज से इधर आ जाऊं मैं, कितना इधर आ जाऊं, दिस डिस्टेंस इज 0.05 मीटर, तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और ये जो तीसरा पॉइंट है सी, यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे सी कूलम है, मैं इरेज कर देता हूं इसको, वैसे भी तुम्हें पता है कि ऐसा यूनिट में लेके चल रहे हैं हम चीजें। यहां पे सी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? बेटा मैंने तुम्हें सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, उससे परे जाता है, और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स जाता है। तो ए पॉइंट पे आप जरा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो, किधर को होगा, इस तरफ को होगा, अवे, लेट मी कॉल इट E1। ए पॉइंट पे ही इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड चेक करो। अब नेगेटिव के तो टूवर्ड्स होता है, तो यहां पे सेकंड चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ए पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत आसान है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल फील्ड कैसे निकलेगा? अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और पैरेलल एक दूसरे के, उनको सिंपली ऐड करके तो E1 E2 की वैल्यू निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब चले पहले ए पॉइंट पे कर लेते हैं, ठीक है। एट पॉइंट ए कैलकुलेट करना होगा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, इट मस्ट बी द सम ऑफ E1 एंड E2। अब E1 की वैल्यू, क्योंकि ये सब कुछ वैक्यूम में पड़ा है तो पॉइंट चार्ज के लिए वही k q बाई आर स्क्वायर। अच्छा k यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ दोनों में कॉमन आएगा ना, तो पहले ही बार रख लेता हूँ। अच्छा q चार्ज कितना है, हम मैग्नीट्यूड्स लेके चलेंगे, ये चार्ज कितना है 10⁻⁻⁻⁸ बाई डिस्टेंस कौन सा लेना है, जहां पे चार्ज पड़ा और जहां पे फील्ड देखना है। बेटा ये टोटल डिस्टेंस 0.1 था, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.05, और दूसरे चार्ज से भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए का डिस्टेंस कितना हो गया 0.05, तो यहां पे आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर प्लस दूसरा चार्ज कितना है 10⁻⁻⁸ है, वो भी साइन हम नहीं ले रहे, वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड्स, तो यहां पे भी 10⁻⁻⁸ बाई इस चार्ज का भी पॉइंट ए के साथ डिस्टेंस कितना है 0.05 स्क्वायर। ठीक है, इसको अब क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, यू नो द वे टू सॉल्व इट। मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं, फाइनल आंसर आप खुद निकालेंगे। सो दिस बिकम्स, इसको 1 इंटू एंड इसको भी कहीं को नहीं आता होता, ये 1 इंटू लिख सकते हैं ना, तो इनका डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर यहां पे सॉल्व करूंगा भी तो 1 + 1 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁸। बस इस टर्म को आप सॉल्व कर देना, यहां आपके पास क्या आ जाने वाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने वाला है 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। वेरी सिंपल। अच्छा बी पॉइंट पे आ जाओ, अब थोड़ा सा यहां पे कमाल होने वाला है। बड़े ध्यान से बातें कौन सी याद रखनी है, दो, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इससे परे अवे, तो इस पॉइंट पे जो E1 की डायरेक्शन है वो तो अवे है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर सेकंड चार्ज की वजह से देखो, सेकंड चार्ज क्या है नेगेटिव, तो इसके लिए फील्ड तो उसकी तरफ होगा ना, तो इसके लिए E2 किधर हो गया, इधर। तो अब भाई ये देखो, ये डिफरेंस है जो तुम्हें प्रीवियस ट्यूटोरियल के न्यूमेरिकल्स में भी समझाया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 फाइंड आउट करनी हो, वहां पे बस डायरेक्शन देख लो, उसके बाद मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर दो, या डायरेक्शंस देख के उनके वेक्टर का सम इज इक्वल टू क्या रख दो 0। तो कुछ वैसा ही कमाल है यहाँ पे भी। तो बी पॉइंट पे E1 इधर को है और E2 इधर को है, तो आप खुद समझदार हैं, +1 की है आपने कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्शन करके। किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे ज्यादा फील्ड होगा या इस चार्ज की वजह से, जो नजदीक है उसकी वजह से ज्यादा होगा। इसका मतलब बी पॉइंट पे निकालने के लिए बहुत आसान है कि E1 में से E2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वेक्टर को तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, इनके बीच में क्या डाल के, माइनस साइन डाल के। माइनस साइन आया किसकी वजह से, इनकी वेक्टर नेचर की वजह से। अच्छा तो इसको सॉल्व करना अब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 0 तो नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा कि सर यहाँ माइनस आ गया, नहीं बेटा, डिस्टेंस का फर्क है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आया, k तो वैसे ही रहेगा बाहर, ठीक है। पहला चार्ज कितना है 10⁻⁻⁸ बाय ये डिस्टेंस कितना है पहले चार्ज का b से, दैट इज 0.05 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड चार्ज कितना है, अगेन 10⁻⁻⁸, सिमिलर चार्ज है बट अपोजिट नेचर का। अब इस चार्ज का बी पॉइंट के साथ डिस्टेंस देखना है। देखो ये 0.1 ऑलरेडी था पूरे का पूरा, अब इसमें 0.05 और ऐड हो गया, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया 0.15। यस, इसको अभी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
एलसीएम ले लेंगे, बहुत सिंपल है, k टाइम्स, अच्छा k की तो वैल्यू भर देते हैं भाई, 9 इंटू 10⁻9। अच्छा इन दोनों का एलसीएम देखो जरा क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम तो यही बनेगा क्योंकि इसके टेबल पे ही आ सकता है। ठीक है, इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है, यहां पे बनने वाला है 3 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बनेगा। इसके साथ इसको डिवाइड करके देख लो, वेरी सिंपल, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा माइनस ये तो उतना ही रहेगा। अच्छा अभी 3 में से 1 माइनस किया, 2 द हाफ ऑफ दैट 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बहुत सिंपल केसेस थे, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अभी जहां पे दिमाग लगेगा ज्यादा वो है हमारा सी पॉइंट। सी पॉइंट पे फटाफट से कर लेते हैं, उसका भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं, बाकी आप अपने आप सॉल्व करोगे। वेक्टर अलजेब्रा हमने सीखा है, इट्स नॉट टफ एट ऑल। सी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे, तो ऐसे सीधा जाएगा ऊपर को, ये रहा E1 अपना इधर को, ठीक है, सी पॉइंट पे ऐसे ऊपर शूट करेगा। अच्छा नेगेटिव चार्ज की हमेशा 2 वर्ड्स आता है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए किधर को होगा, ये होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, E1। अच्छा इसके लिए इधर को होगा, दिस इज E2, इसकी जरूरत तो है, यहां पे लिख लेते हैं, ये हो गया E2। अच्छा E1 और E2 की वैल्यू तो आ जाएगी, पर अभी प्रॉब्लम क्या आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। कौन सा मुश्किल है यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना, बिल्कुल नहीं है। देखो E1 और E2 का वैल्यू पता चल जाएगा, वो जो थर्ड फैक्टर आता होता है, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं इसको क्या लगाएं, इस पे 2 वेक्टर्स हैं E1 E2, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो ये को इनिशियल वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर की क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं इसकी एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दूंगा, तो जैसे ही इसकी पैरेललोग्राम फॉर्म होगी यहाँ पे, तो ये इनका क्या हो गया भाई, ये हो गया इनका डायगोनल। क्या बन गया, डायगोनल। तो अभी डायगोनल निकालने के लिए अगर उसकी पैरेललोग्राम की साइड्स पता हो तो क्या यूज करते थे आप, याद आया, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो अभी इसको यहां पे लगा देना है। अच्छा अभी किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर ये एंगल कितना है E1 E2 के बीच में, थीटा क्या होता था, A और B के बीच का एंगल, तो यहाँ पे जो थीटा है ये E1 E2 के बीच में है, ये एंगल कितना होगा, क्या मुश्किल है इसको पता करना। राइट है, ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल कितने का होगा, ये 60 का, अगर इंटीरियर 60 का है तो ये बाकी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से कितने का हो गया, 120 का। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं सी पॉइंट पे, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है E1² + E2² + 2E1 E2 cos ऑफ, वेट कर लो थोड़ा सा, कमाल होने वाला अभी यहाँ पे, cos 120। cos 120 की वैल्यू सभी बच्चों को पता होगी, -1/2 होती है। अभी ये वाले चार्ज का यहां पे फील्ड सी पॉइंट पे, और ये वाले चार्ज का यहां पे फील्ड सी पॉइंट पे, क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द सेम। वाई, ये डिस्टेंस बराबर है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिपेंड ही किन चीजों पे करता है, Q पे और डिस्टेंस पे। अगर दोनों का चार्ज और डिस्टेंस सेम तो दोनों का क्या सेम, E भी सेम। तो अच्छे बच्चे बन के यहाँ पे सुन लो कि E1 और E2 दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरे की जगह पहला पुट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसान होती है, थोड़ा सा दिमाग लग जाए तो E1² + E1² + यहाँ पे भी E2 की जगह E1, तो 2E1²
और cos 120 की वैल्यू -1/2 कट गया, E1 स्क्वायर नेगेटिव का हो गया, ये E1 स्क्वायर के साथ कट गया, ब्रैकेट इस अंडर रूट में सिर्फ क्या बचा, E1 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा, अरे कुछ करना भी नहीं पड़ा और सब कुछ कम हो गया, E1। अभी ये E1 तो अपने को निकालना कौन सा मुश्किल है, E1 की वैल्यू EC के इक्वल है, तो टोटल फील्ड यहाँ पे बनेगा 9 × 10⁻⁹, E1 की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं ये, इनटू चार्ज कितना है, फर्स्ट चार्ज 10⁻⁻8 बाय 10⁻⁻8 है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर, तो ये आएगा अपना 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। That's all about इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। अभी आपको ट्राइंगल का सम आए, यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू विल बी एबल टू डू द थिंग। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स होंगे तो ऐड कर देंगे, अपोजिट के होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से क्या, ज्यादा में से कम वाला। अगर उनके बीच में कोई एंगल आ गया तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास +1 से ही है। तो वी शुड हैव नो प्रॉब्लम इन डूइंग ऑल ऑफ सच प्रॉब्लम। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारे पास चार्ज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। क्योंकि हमने तो कहा था कि चार्ज की जो क्वांटम नेचर है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप चार्जेस को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप बेटा चार्जेस काउंट नहीं कर सकते तो ये सारे फिनोमेना कैसे लगाओगे, क्योंकि कूलम्स लॉ, ये सब चीजें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये तो सब हमारे लिए किसके लिए थी, ये तो पॉइंट चार्जेस के लिए थी। तो अगर हमारे पास ज्यादा अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वहां पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज इसको सीख लेते हैं, इसकी डिटेल्स जो हैं अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज की जो क्वांटम नेचर है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एप्लीकेबल है। अगर आपके पास मैक्रो चार्जेस है, मैक्रो का मतलब गिनती में बहुत ज्यादा, तब आप ये कूलम्स लॉ वगैरह से काम नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट वहां पे आपको एक चीज और इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या मानते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो पॉइंट चार्जेस नहीं है, वो एक कलेक्शन ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ चार्जेस है, तो हम उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ मानेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ मानेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कितने तरह की होती है, ये होती है हमारे पास 3 तरह की। कितने तरह की, 3 तरह की। सबसे पहली जो टाइप है वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये पतला सा यहाँ पे क्या है, स्केल है, इसके ऊपर क्या स्प्रेड हुआ है, चार्ज स्प्रेड हुआ है। तो अभी ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो पूरे एलिमेंट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका एक सेक्शन लेके उसकी वजह से चीजें कैलकुलेट कर लेंगे और फिर पूरे पे अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन तो हमें आती है। तो दिस इज हाउ सिंपली वी कैन डील द केस विद। बस क्या डिफाइन कर दें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दें। डिनोट करते हैं इसको लैम्डा के साथ, किसके साथ, लैम्डा के साथ। डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सपोज करो कि मेरे पास कोई क्यू चार्ज है जो एल लेंथ पे बिखरा हुआ था, तो वहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। और यहां से जरा एसआई यूनिट बना दो इसकी। चार्ज की क्या होती है, कूलम्स, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो नीचे से मीटर ऊपर आएगा, कूलम पर मीटर है, सी कैपिटल रखना, स्मॉल रख दिया तो सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहली टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या कर दी, यहाँ पे डिफाइन कर दी। अभी दूसरी टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं, वी कॉल इट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस तरह की चीजों के लिए काम आती है, ये काम आती है जब चार्ज जो है किसी सरफेस पे बिखरा हो। सपोज मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर शीट पे चार्ज स्प्रेड हुआ है, तो इस पेपर शीट पे जो चार्ज स्प्रेड है उसकी वजह से कहीं पे मुझे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है,
तो मुझे वहां पे किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और इसका सिंबल क्या रखा हुआ है हमने, सिग्मा। क्या रखा है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, बड़ा आसान है, चार्ज पर यूनिट एरिया। कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर मेरे पास कोई क्यू चार्ज है जो कि एस सरफेस एरिया पे स्प्रेड है, तो सिग्मा क्या होगा वहां पे, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय एस, वेरी सिंपली। अच्छा, ऐसा यूनिट बनाओ फटाफट से, क्या बनने वाली है, चार्ज की होती है कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में, बड़ा आसान है। अब तीसरा तो तुम गेस कर सकते हो, समझदार बच्चे हो। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं कौन सा डिफाइन करने वाला हूं, देखो 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो यहां पे लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, अब क्या डिफाइन करूंगा, बिल्कुल सही गेस किया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफाइन कैसे करेंगे इसको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसका सिंबल क्या रहता है, वही जो हम डेंसिटी का लेते होते हैं, मास डेंसिटी का, दैट इज रो। तो यहाँ पे रो क्या होने वाला है, अगर कोई क्यू चार्ज वी वॉल्यूम के ऊपर बिखरा हुआ है तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, क्यू बाय वी। और यहाँ पे ऐसा यूनिट डिफाइन कर दो, वो क्या बनने वाली है, चार्ज की कूलम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ऊपर आके -3। दिस इज हाउ वी डिफाइन the 3 type of charge distribution. That's all about today's lecture. Next lecture में हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन लेंगे जिसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ, कोई लेंथ लेंगे, कोई एरिया लेंगे और कोई 3 डायमेंशनल चीज लेंगे जिसके ऊपर चार्ज बिखरा होगा। फिर उन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम कूलम फोर्स कैलकुलेट करेंगे एट ए सर्टेन पॉइंट, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट ए सर्टेन पॉइंट। उसमें बोर्ड की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं विच आर रिलेटेड टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी साथ में करवाऊंगा। सो द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स meet soon. Till then, take care of yourself. Goodbye.